आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबादी बॉलीवुड विलन हामिद अली खान उर्फ अजीत के बारे में। इसके अलावा कदीम फौजी डिश पत्थर का गोश्त कैसा तैयार करते। अब गोश्त खा लिए तो पहलवान की बात तो करना ही पड़ता, तो आप लोगों को पतलू और मोटू दो पहलवानों से मिलाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। बंबई नगरिया मतलब फिल्मी नगरिया। बॉलीवुड में किस्मत आजमाने को पूरे मुल्क के पोटे पोटियां आते। इसमें दुनिया ज्यादातर फिल्मी दुनिया के दीवाने रहते, मगर सबको कामयाबी नहीं मिलती। जिसको कामयाबी मिलती उन्हें जुनूनी रहता और उसके अंदर अदाकारी के जौहर भी रहते। बस जरूरत है अच्छे जौहरी की, और ये जुनूनी है जो हर शोबे में इंसान को कामयाबी बनाता। पुराने अदाकारों में ऐसे कुछ कामयाब लोग हैं जो अपनी अदाकारी के जौहर से फिल्मी दुनिया पे अपनी छाप छोड़े सो है, जबकि वो लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं, मगर आम लोग आज भी उनको अदाकारों को याद करते रहते। ऐसे अदाकारों में है हामिद अली खान, फिल्मी विलन अजीत से, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है और जो बॉलीवुड के बब्बर शेर यानी लायन के नाम से जाने जाते थे। देखो ये तफसीली रिपोर्ट। जिसकी शक्ल ही नहीं, पूरे आदत अतवारों में बब्बर शेर की झलक नजर आती। हालांकि हिंदुस्तानी फिल्मों में हीरो से विलन डरता, मगर जब अजीत पर्दे पे ऐसा छा जाते थे, कभी कभी ऐसा नजर आता था कि इनके फिल्म का हीरो विलन से डरता। फिल्मी दुनिया के इस बब्बर शेर को सब अजीत के नाम से जानते, मगर इनका असली नाम हामिद अली खान था। अजीत हैदराबाद के सबसे पुराने और तारीखी इलाके गोलकुंडा में पैदा हुए। अजीत इनका फिल्मी नाम था। इनको फिल्मों में काम करने का शौक था, मगर इन्हों अपने बाबा से बहुत डरते थे। इस वास्ते खानदान को बताए बगैर एक दिन कॉलेज से बम्बई फरार हो गए। अजीत जब बम्बई में नए नए थे तो इनको बहुत पापड़ बेलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इन्हों शुरू में छोटे मोटे किरदारों में 2-3 फिल्मों में अहम और फिर लगातार कई फिल्मों में लीड रोल अदा करे। ज्यादातर फिल्म नहीं चल सके। दिलीप कुमार के साथ नया दौर और मुगल आजम में अजीत साइड हीरो के रोल करे। फिल्मी मोरिखा बोलते कि असल में इनकी किस्मत में एक लाजवाब विलन बनना था, इस वास्ते हीरो बन के ज्यादा नहीं। फिल्मी दुनिया में इस दौर के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार की एक फिल्म सूरज अपने मद्रास बोले तो चेन्नई में बनी। इस फिल्म में इनका मनफी किरदार राजकुमार प्रदीप सिंह के रोल में जानदार एक्टिंग करे। इस फिल्म के बाद अजीत लगातार एक से एक खतरनाक विलन का रोल करते नजर आए। इसके बाद साल 1977 में इनकी जिंदगी में अहम मोड़ आया। इस साल इनको प्रकाश मोहरा की फिल्म जंजीर का ऑफर आया। ये असली किरदार था जिससे हैदराबाद में अजीत की मुलाकात हुई। लोगों को अजीत का ये अंदाज बहुत पसंद आया। जंजीर में इनके खास अंदाज में डायलॉग, डार्लिंग और स्मार्ट बॉय बहुत धूम मचा। इस फिल्म के बाद अजीत विलन के रूप में एक से एक यादगार किरदार, जिनमें फिल्म कालीचरण का इनका डायलॉग सारा शहर हमें लाइन के नाम से जानता है, इनकी पहचान बन गया। यकीनन के हैदराबाद से अजीत साहब बम्बई जाते हैं और वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म एक्टिंग के ज़रिए बेइंतहा नाम कमाते हैं अपना। लेकिन फिर उसके बाद हैदराबाद से कोई उतनी बड़ी शख्सियत नहीं निकलती जो उतना नाम कमाए हैदराबाद के लिए। अजीत का फिर कुछ हालात नहीं मालूम ख़ानदानी कैसे होते कि वो बोलते हैं कि फिर पढ़ाई से उनका दिल उचाट हो गया, या उनकी पढ़ाई जो है किसी वजह से अधूरी रह गई, या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गए, और वो चीज़ वजह बन जाती है उनकी कि वालिद के खौफ से गालिबन जो है वो घर से चले जाते हैं और बड़े सख्त हालात से गुज़र कर वो उस मुकाम पर पहुँचे। लेकिन कमाल इस बात का है अजीत साहब के ताल्लुक़ से, विलन होने के बावजूद वो बड़े बड़े हीरोज से ज़्यादा पैसे लेने लगे थे फिल्मों के लिए, और डायरेक्टर्स उनको उतनी कसीर रकम देते थे जो हीरो को भी नहीं देते थे। बड़े बागो बहार आदमी थे वो, जब मिलते बड़ी गज़ब की इनकसारी और मतानत से मिलते, कहीं ये एहसास होने नहीं देते कि जो है वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। और ज़रूरी नहीं था कि मैं जब भी मुख्तलिफ़ औक़ात में 2-4 बार उनसे मेरी मुलाकात जो है रही कि वो एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, लेकिन फिल्म स्टारों वाला कोई जो है एटीट्यूड उन्होंने नहीं अपनाया। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अहमियत का ये आलम हुआ था, मुहज़्ज़िब और नरम लहजे में बोलने वाला ये विलन हीरो से भी ज्यादा पैसे लेना शुरू कर दिया। शेरवानी, बंद गले का कोट या फिर 3 पीस सूट पहन के, गले में मोतियों की माला लटका के, धारदार मुच्छियों के साथ सिगार पाइप सिलगाते हुए
अजीत की शबे विलन के किरदारों को नई बुलंदी पे ले। वो ज्यादातर ऐसे कारोबारी या समाजी खिदमतगार के तौर पे नजर आते थे जो पर्दे के पीछे बुरा काम करता। अल्फाज को खास अंदाज में जमा के बोलने का इनका अंदाज फिल्म यादों की बारात, जुगनू, वारंट, कहानी किस्मत की, संग्राम और चरस जैसी तकरीबन 50 फिल्मों में है। वो ऐसे विलन के तौर पर पर्दे पे नजर आते थे जिसके सामने हीरोओं की चमक भी फीकी पड़ जाती। विलन के दौर बदलते गए मगर अजीत को अपना अंदाज बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अजीत साहब की फ़िल्मी दुनिया के लिए जो खिदमात रही हैं बतौर एक्टर वो नाकाबिल फरामोश रही, क्योंकि इंडस्ट्री में उस दौर में यानी मैं समझता हूँ 60s और 70s के दौर में विलन का एक इमेज हुआ करता था, जैसे खूनखार विलन हुआ करते थे। लेकिन अजीत साहब उस खूनखार विलन के उसमें एक अलग इमेज बनाए, यानी खामोश, स्लो, ठंडा जाना, उनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़, बेहतरीन उर्दू का इस्तेमाल और शाइस्ता गुफ्तगू, डायलॉग भी ऐसे बोलते थे कि लोग उसका मज़ा लेते थे। मैं बहुत ही करीब रहा अजीत साहब के, बॉम्बे में भी मिलना हुआ मेरा। आप कहा जाए तो ये कि अजीत साहब का वो मकाम था कि हीरो को एक नई ज़िंदगी मिल जाती थी। इसकी मिसाल जंजीर से ली जा सकती है। वो अमिताभ को अमिताभ बना दिया, जो अमिताभ आज भी टिके हुए जंजीर की वजह से सुपरस्टार है। मगर अफसोस कि इंडस्ट्री को मालूम हुआ, इंडस्ट्री के तमाम लोगों को मालूम हुआ इतनी बड़ी शख्सियत इंडस्ट्री की गुजर गई, ना ही कोई आए, यहाँ तक कि कोई जो है पुरसा भी देने की जहमत नहीं करे उनको। 90 के दहे में इनकी सेहत जवाब दे रही थी। इन्हों अदाकारी से रिटायर होना चाह रहे थे। इन्हों अपना आखिरी वक्त अपने शहर हैदराबाद में गुजारे। 23 अक्टूबर 1998 को इन्हों दुनिया से चल गए। डायलॉग्स और उस पे बने सो लतीफ़े आज भी सोशल मीडिया में। मुगलिया फौज शुरू में जब हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, जाहिर है हथियारों पे ज्यादा और बर्तनों पे कम तवज्जो दी होंगी। जंग में फौजियां तितर बितर हो जाते थे। है सो नए सो बर्तनों का तो जिक्र ही क्या है। बर्तना नहीं तो पकाते किसमें, खाते किसमें। नहीं खाए तो भूखे पेट कब तक लड़ सकते। वो बोलते ने ज़रूरत ईजाद की अम्मा है। फौजियां बगैर बर्तनों के पकाने और खाने की तरकीब निकाल ली करते। गड़े खोद के आंच लगाए, गड़े के अतराफ भाप दिए तो कुलचे तैयार हो गए। नेज़ों और तीरों में गोश्त के टुकड़े पुरा के अंगार पे भुने तो सीख के कबाबा तैयार हो गए। ढाल को गर्म करके गूंदे हुए आटे से रुमाली रोटी बनाए। पत्थर को गर्म करके पत्थर का गोश्त बनाए। ऐसे नए नए कामा करके नए नए पकवाना खुद खाए सो खाए हिंदुस्तानियों को ऐसा मजा लगा दिए। आज तक ये सब पकवानों के वास्ते लोग होटला ढंडला आते हुए फिर रहे। मगर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान तेलंगाना के करीमनगर के गांव में पत्थर के गोश्त को एक NRI कैसा पका रहे, बता रहे भी और मजे भी ले रहे। तो आप लोग भी देखो और मजा लियो। जरूरत ईजाद की अम्मा है। अगर लोग जंगलों में रहे, उन लोगों को खाने की बहुत तकलीफ होती, तो वहाँ पे जो भी मिलता कच्चा गोश्त और जो दूसरे वहाँ पे जिस तरह भूनने के जो भी जराए हैं उसको भूनते और खा लेते। लेकिन गोश्त अगर मज़ेदार होना और मुंह में डालते ही खुल जाना, कच्चा पक्का न रहना बोले तो उन लोगों को और कई तरकीबें आजमाना पड़ता। उसमें से एक तरकीब है पत्थर के गोश्त की। तो हम लोग करीमनगर में हैं। करीमनगर से दूर 19 किलोमीटर दूर एक गांव रामड़ग में है और मेरे साथ हैं रईस खान साहब जो एक NRI हैं। वो दशहरा की छुट्टियों में यहाँ आए हुए हैं अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों के पास। इनके साथ इनके भतीजे और भांजे भी हैं। वो बताना चाहते हैं कि इनके आबा व अजदाद पहले किस तरह जो है वो गोश्त को भून के खाया करते थे। आइए बात करते हैं। नाज़िम साहब, रईस साहब, हमारे दक्षिणी जो बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। बताइए आप हमको क्या बताएंगे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पत्थर का गोश्त बना रहा हूँ अभी, जो कि हमारे आबा अजदाद बनाते थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा किला है। मेरे अजदाद पूरे फौजी थे, तो जब महाज लड़ने के लिए जाते थे तो उनके पास कोई बर्तन वगैरह तो होते नहीं थे। शिकार आसानी से मैसर हो जाता था। तो बस शिकार करके इस तरह पत्थर में जो भी देसी हाथ मिल जाते थे उसमें मिला के पत्थर का गोश्त बना के इस तरह से पत्थर के में आग लगा के पत्थर को जला के पत्थर का गोश्त बना के खाते थे। जी, हमारे ये जो है कुछ कबाब की तरह लग रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ मसाला वगैरह डालते हैं? बस बिल्कुल सारा देसी मसाला है।
और कुछ ख़ास नहीं है, जो भी अवेलेबल है आप उससे बना ले सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट में बन जाता है। बहरहाल कुछ भी बनाओ अच्छा बनता है। जी, ये पत्थर की क्या खासियत है? क्या ये पत्थर कुछ अलग किस्म का है, कुछ स्पेशल है, या जो भी अवेलेबल होता है वही पत्थर है? ये यहाँ का तेलंगाना का मशहूर ग्रेनाइट है, जो कि कॉमनली हर पत्थर यहाँ पे ग्रेनाइट ही होता है। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का साल्ट होता है, जो कि जानवर भी इसको चाट के खाते हैं। हो सकता है इसके अंदर इसका फ्लेवर आता है, तो इससे एक बहुत अच्छा मज़ा आता है। जी, अब बताइए, ये जो टेक्निक है ये पत्थर की, और उसको गर्म करना और उस पर जो है गोश्त को भूनना, ये आपने कहाँ से सीखी है? ये हमारे आबा अजदाद से हमको विरसे में मिली हुई ये टेक्निक है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, रईस साहब, आप बताइए, ये जो आप भून रहे हैं, ये जो तैयार गोश्त यहाँ पर लाए हुए हैं, इसके लिए कितनी तैयारी करना पड़ता है? बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, जो भी बस यहाँ पे पत्थर है उसी से पत्थर से इस गोश्त को कुचल के उसके अंदर देसी मसाले जो भी अवेलेबल है वो लगा के आप 1-2 घंटा इसको रखो, उसके बाद आप बना सकते हैं। जी, और कोई ख़ास नहीं है इसका मतलब, ये बहुत ही ईजीएस्ट अवेलेबल। जंगल में आप बस गोश्त मिल गया आपको, और आप जो कुछ मिल गए यहाँ पे हर्ब्स, क्योंकि सारे आजू बाजू खेत है यहाँ पे, अदरक लहसुन मिर्ची नमक मिर्ची कोतमीर पुदीना सब आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जी, इसी से सब बन जाता है। ये जो अभी आप जो पत्थर पे इसको डाल रहे हैं, तो ये कितनी देर तक पकता है? कितनी देर तक जो है इसको भुना जाता है? 20-25 मिनट मैक्सिमम, आधा घंटा। गोश्त की क्वालिटी के ऊपर है, अगर नरम गोश्त है तो आधे घंटे के अंदर रेडी हो जाता है। जी, तो आप बताएं कि ये आप जो है ख़ास तौर पर यहाँ आए हुए हैं, ये जो बच्चे हैं, इनको दिखाने का मकसद क्या है? ये टेक्निक, ये जैसे हम हमारे अजदाद से हम सीखे, हम हमारे बाद हमारे बच्चे आगे ट्रेडिशन को हमारे। जी, तो ये इसका जो टेस्ट होता है वो हमने सुना है बहुत मज़ेदार होता है, तो किस तरह का टेस्ट होता है? अब इसको बयान नहीं कर सकते, आप खाओगे तो आपको इसका बारे में मालूम हो जाएगा। जी, ये बहुत ही मुख्तलिफ, आपको कहीं नहीं मिलेगा फिर ये टेस्ट, एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इस पत्थर पे गोश्त को रखे हुए, गोश्त भुना जा रहा है। नाजिम, रईस साहब, हमें ये बताएं कि क्या अभी ये तैयार हो चुका है? बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया। अब देखो तकरीबन जल भी चुका है। जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। जी, अभी ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। जी, आप लीजिए। ये जो कबाब हैं, ये पूरे बन के तैयार हो चुके हैं, या इस पर और कुछ, या खाने पे अभी जब खाते हैं तो इस पर कुछ और कुछ मसाला वगैरह डालना बाकी होता है? अगर नींबू हो तो डाल लो, वरना नहीं तो भी बिल्कुल खा सकते हैं आप। जी, आपके पास पत्थर का गोश्त आ चुका है। ये देखिए, बिल्कुल ये भुना जा चुका है। अभी ये हम पूछेंगे इनसे। आप लीजिए बेटा इसको, आप भी लीजिए, और आप भी लीजिए। आप बताएं आपका नाम क्या है? और भी मज़ेदार है। मेरा नाम मुकरम है। मैं यहाँ रामगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, वाकई में गोश्त पत्थर गोश्त है, तो टेस्टी है एकदम। जी, वाकई मज़ेदार है। जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं, एक पुरानी टेक्निक है। पुराने ज़माने में सिर्फ गोश्त मैसर होता था, शिकार करते थे, लेकिन उसको पकाने के लिए जो बर्तन वगैरह वो नहीं होते थे। तो उस ज़माने में दूर दराज, ख़ास तौर पर जो जंगलों में रहने वाले जो फ़ने सिपा से फौजी लोग जो हैं, उन्होंने इस तरीके को ईजाद किया। ग्रेनाइट जो तेलंगाना में अवेलेबल होता है, उस पर जो है गोश्त को रखकर भुना जाता है। मैं भी इसका टेस्ट करूँगा। वाकई बहुत मज़ेदार है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। अब पत्थर का गोश्त खा लिए तो पहलवानी बातें भी जरूरी है, नहीं तो हजम कैसा होना नहीं। तोड़ देता हूं, फोड़ देता हूं, हाथ को लगाता हूं, नहीं छोड़ता हूं। ये सिर्फ बातें नहीं है, सही भी ऐसा करता हूं। ये मैं नहीं, एशिया के ताकतवर शख्स मनोज चोपड़ा कर रहे हैं। मनोज दुनिया के 40 मुल्कों में धूम मचाए सो है, और अब हिंदुस्तान में नौजवानों और बच्चों को ताकत के साथ नशाखोरी से दूर रहने का पैगाम भी दे रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। इसको
स्कूल के बच्चों के सामने उन्होंने अपने शो में एक मोटी किताब को फाड़ के ऐसा टुकड़े टुकड़े कर दिए जैसा ये किताब नहीं बल्कि टिश्यू पेपर। एक बड़े तवे को ऐसा मोड़ दिए जैसा वो तवा नहीं बल्कि तवे पे से उतरी हुई गेहूं की रोटी थी। रार पे स्कूल के बच्चों को ऐसा घुमाए जैसा ये बच्चे प्लास्टिक के टुकड़े हैं। मनोज चोपड़ा के दांत भी इतने मजबूत हैं, उन्होंने दांतों में लोहे की सलाख को पकड़ के हाथों से मोड़ देते। काम करते वक्त उन्होंने लोहे की सलाख को दांतों में इतना आसानी से पकड़े हुए थे जैसा कि नीम की काड़ी है। इसके अलावा उन्होंने पाँव पे लोहे के रार को रख के भी हाथों से मोड़ दिए। लोहे की शीख हो, नंबर प्लेट हो, स्क्रू ड्राइवर हो, तवा हो, सब्बल हो या फिर फावड़ा हो, लोहे का सामान उनके हाथ में आते ही लोहा नहीं बल्कि पिघला हुआ मोम या गूंदा हुआ आटा बन जाता, जिसको मनोज चोपड़ा जिधर चाहे उधर मोड़ देते। उनके फेफड़ों में भी इतना जोर है, उन्होंने वाटर बैग को फुग्गा फूंके जैसा आसानी से फूंक देते। इतनी आसानी से फूंकते उनके सांस की ताब ना लाके वाटर बैग फूट जाना। 1970 में रायपुर में पैदा हुए सो मनोज चोपड़ा बेंगलुरु में रह रहे हैं। बेंगलुरु भीमा के नाम से भी उन्हों मशहूर हैं। उन्हों इंडिया और एशिया के नंबर 1 ताकतवर और दुनिया के 14वें ताकतवर इंसान हैं। इनका बोलना है उन्हों 1996 में एक स्पोर्ट्स चैनल पे ताकत के मुकाबले देख रहे थे कते, जिसमें कहीं भी कोई हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने दिल में इरादा कर लिए ये कमी मैं पूरी करूँगा। मनोज चोपड़ा मेहनत और कोशिश के बाद 2004 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के मुकाबले में हिस्सा लेके अपने मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिए। तो कितने की रिकॉर्ड बनाए जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। मनोज चोपड़ा 40 मुल्कों में अपने फन का मुजाहरा करे हुए हैं। इंडिया के पूरे शहरों में भी उन्होंने गए थे कते। हजारों स्कूलों और कॉलेजों में उन्होंने बच्चों के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करे और बच्चों को जरूरी मशवरों से नवाजे। उनका बोलना है ताकत हासिल करने के वास्ते नशे की चीज़ों से दूर रहना, अच्छा मिलना जुलना और अच्छी चीज़ें खाना ज़रूरी है। सही बात है, मुंह के मज़े के वास्ते हाजिमा ख़राब करके सेहत बिगाड़ लिए तो ताकत कहाँ से आती। सेहत कोई लोकल ट्रेन या आरटीसी बस थोड़ी छे, इधर से गई थोड़ी देर के बाद उधर से आ गई। ताकतवर बनना है तो मनोज चोपड़ा बोले जैसा सबसे पहले सेहत पे तवज्जो देना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और एक ऐसी पहलवान मध्य प्रदेश के सागर में भी है। इनु दिखने को तो पतलू है मगर मोटू पहलवाना भी इनका कारनामा देखे तो हैरान हो जाना। वो बोलते नहीं हाथ पैर में दम है तो कुछ भी कर सकते। वह ऐसी पतलू पहलवान का पीठ की हड्डियों से वजन उठाना खींचना देखे तो आंख पे कांटे आ जाना। आप लोग अभी देखो मगर इनु करे वैसा नको करो। करना है तो पहले प्रैक्टिस करो। फिलहाल देखो ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से 180 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में एक शहर है जिसका नाम सागर है। शहर का नाम सागर कई को रखे ये तो हमारे को नहीं मालूम, मगर सागर शहर में एक नौजवान है। वो नौजवान अपने आप में लाजवाब कमाल का सागर है। इसके दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं बल्कि मुल्क के लाखों लोगों को फख्र है। आप लोग एक से बढ़ के एक पहलवान और बॉडी बिल्डर को देखे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा के इनामा वो वजन हाथों की मदद से उठा के दाद हासिल करते। इसमें कोई शक नहीं, ये काम भी कोई आसान नहीं है, बरसों की मेहनत के बाद हासिल होता। करता रहा। पहले शुरू में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें भी इन्होंने करीब 10 बरस से ये अपना जॉब शुरू किया है। स्पोर्ट्स में ही रखा जाए इस जॉब के लिए। वो तो रेगुलर वर्कआउट चलता रहता है, वो बॉडी के हर पार्ट के लिए, जैसे मजबूती के हर प्रकार की। जैसे उसकी बैक बहुत शानदार है, बैक के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कराते उसको। मगर पीठ की हड्डियां जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते, वो हड्डियों से वजन उठाने के बारे में बड़े से बड़ा पहलवान भी सोच नहीं सकता। मगर मध्य प्रदेश के अभिषेक चौबे ये मुश्किल और खतरनाक काम को भी करके दिखाए। टैलेंट सागर में देखने कहाँ मिलते हैं। इस बच्चे ने बहुत आगे तक जाने की अपनी प्रोग्रेस के लिए उस फिटनेस करके रखी है और ये बच्चा लगता है कि बहुत आगे जाएगा। वजन 17 सेकंड तक उठाए।
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाए। अभिषेक से पहले 51 किलो वजन उठाने का रिकॉर्ड एक चीनी आदमी के नाम पे लिखा हुआ था। अब वो रिकॉर्ड अभिषेक तोड़ दिए। हमारे बेटे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही कारनामे करता रहा, यही मेरी उम्मीद है। और जो बाद में चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने, उससे मुझे और सारे परिवार को, सभी लोगों को गर्व होता है। कम उम्र भी हैं और देखने में बहुत ज्यादा भारी भरकम भी नहीं हैं, आम लोगों के जैसे हैं, मगर उनकी पीठ की हड्डियों में कुदरत फौलाद भर दी की क्या है कि उन्होंने पीठ की हड्डियों में हुक फंसा के कार को भी ऐसा खींच लेते जैसे कोई बकरी के बच्चे को भी इतना आसानी से लेके नहीं जा सकता और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाए। एक बार में 2 कार लगभग खींच लेता है। जो सामान्य कार होती है उसका वजन लगभग 900 से ज़्यादा ही होता है एक कार का, तो 2 कार का वजन वो ऑलरेडी खींच चुका है। पीठ की हड्डियों से वजन उठाने और वजन खींच के ले जाने के बाद भी उन्होंने जैसे के वैसे रहते, ना तो थकते और ना इनकी पीठ में दर्द होता। अभिषेक अपने हैरत अंगेज कारनामे से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा के अपना नहीं बल्कि अपने मुल्क का भी नाम रोशन करे। उम्मीद है कि उन्होंने ऐसे और भी अनोखे काम करते रहेंगे और तरक्की का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।